इस पार्ट में आप देखने वाले हैं सोल लैंड 2 सीरीज का आज तक के सबसे डेडलिएस्ट सोल गाइडेड वेपन को, जिसका नाम है डेथ गॉड। और इस वेपन की दहशत ऐसी है कि इसने युवाओं को आधा मार ही दिया होता है। और इस वेपन के सिंगल अटैक ने ही स्टार लो एम्पायर के 20,000 सोल मास्टर्स को राख कर दिया होता है। मैं और ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें युवाओं को दिखाया जाता है जो मिंग्यू माउंटेन रेंज की तरफ जा चुका था। और इस टाइम में युहाओ मिंग्यू माउंटेन रेंज की तरफ जाते हुए यही सोच रहा था कि मुझे अभी सन मून एम्पायर से लौटे हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे दोबारा से जाना पड़ रहा है। सच में ये तो काफी ज्यादा ही मुसीबत है। मैं बस यही सोच रहा हूँ व्हाइट टाइगर ड्यूक आखिर कैसे मिंग्यू माउंटेन रेंज में काउंटर अटैक करने वाले हैं। और गाइस, इतना सोचने के साथ ही ये चारों ही तरफ स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को रिलीज करता है और इसी के साथ वो देख पाता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक के काफी सारे सोल्जर मिंग्यू माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। और इस टाइम में उन सोल्जर को पर्सनली व्हाइट टाइगर ड्यूक ने ही लीड करा है। और अभी स्टार लो एम्पायर ने अपनी पूरी ताकत को भी अपने साथ में ले गए हैं। और अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो शुयुन ने युहाओं को बताया था प्रिंसेस जुईजुई के कमांड के साथ स्टार लो एम्पायर के 10 ग्रेट सोल मास्टर लीजन में से 8 लोग ऑलरेडी वेस्टर्न बॉर्डर में जा चुके हैं। और इन सारी बातों के बारे में सोचने के बाद युहाओ भी मिंग्यू माउंटेन को साफ साफ देख पाता है और वहां पर ऑलरेडी बैटल भी शुरू हो गई थी। और इस चीज को देखकर युहाओ को समझ में नहीं आ रहा था आखिर दोनों ही साइड में किसके पास कितनी ज्यादा ताकत है। इसलिए वो अपने मन में सोचता है ये बैटल पक्का से ही 10,000 सोल मास्टर सोल्जर के बीच में हुई है। और तो ये बैटल काफी ज्यादा ही खतरनाक भी दिखाई दे रही है। युहाओ तो इन सारी बातों के बारे में सोचते हुए इस बैटल को ही देखना कंटिन्यू करता है और वो ऐसे ही दोनों ही साइड की रियल पावर को एनालाइज करने की कोशिश करता है। और वो ऐसे ही एनालाइज करते हुए सन मून एम्पायर के डिफेंस को चेक करता है, तो वो सन मून एम्पायर की डिफेंस को देखकर थोड़ा सा हैरान भी होता है। और वो इस टाइम में सन मून एम्पायर के मिंग्यू माउंटेन रेंज पर काफी सारे सोल टूल्स को भी साफ साफ देख पाता है। इतने सारे सोल टूल्स को वहाँ पे फिट किया देख युहाओ अपने आप को काफी ज्यादा ही लकी मानता है, क्योंकि कुछ महीने पहले अगर युहाओ ने सन मून एम्पायर के वेयर हाउस में जाकर काफी सारे सोल टूल्स को ब्लास्ट नहीं किया होता तो शायद आज इससे भी काफी ज्यादा सोल टूल्स इनके पास होते और सन मून एम्पायर इससे भी डबल सोल टूल से स्टार लो एम्पायर के ऊपर अटैक करते। और गाइस, अगर बात की जाए तो इस टाइम में सन मून एम्पायर बिल्कुल ही पोर्क्यूपाइन क्रीचर जैसा दिखाई दे रहा था, जो कि स्टार लो एम्पायर के ऊपर काफी सारे काउंटलेस अटैक करते ही जा रहा था। और इस अटैक की वजह से स्टार लो एम्पायर के काफी सारे लोग बिल्कुल ही आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। और अगर हम लोग सन मून एम्पायर की बात करें तो सन मून एम्पायर के सभी लोगों के पास मिनिमम 50 लेवल वाले सोल मास्टर्स थे और मैक्सिमम में उन लोगों के पास 92 लेवल वाले सोल मास्टर थे। इसीलिए युहाओ हैरान परेशान होकर कहता है आखिर ये कितनी डरावनी पावर है। इनके पास तो काफी सारे पावरफुल सोल मास्टर्स है। अगर ये बैटल 1 वर्सेस 1 की भी होती तो भी स्टार लो एम्पायर के लोग सन मून एम्पायर के आगे फीके पड़ जाते और हम लोग सन मून एम्पायर से काफी बुरी तरीके से हार जाते। अभी की सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही टाइम में ये बैटल खत्म होने वाला है। युहाओ तो ऐसे ही इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी युहाओ के स्पिरिचुअल डिटेक्शन को फोर्सफुली ड्रिबल किया जाता है और इसी के साथ युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन सेट होती है। और इसके कुछ ही टाइम के बाद युहाओ को ऐसा फील होता है कोई पावरफुल इंडिविजुअल पावर युहाओ के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से प्रेशर रिलीज कर रहा हो और इसकी वजह से युहाओ की स्पिरिचुअल सीके पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो गए हो। फिर युहाओ इस प्रेशर से बचने के लिए तुरंत ही अपने सोल पावर को बॉडी में रिलीज करता है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे करके वो अपने बॉडी को कंट्रोल करता है। और वो काफी ज्यादा ही हैरान होकर कहता है आखिर ये क्या था। और गाइस, अगर बात की जाए तो युहाओ ने इतना डरावना प्रेशर पहले बीस्ट गॉड डीटियान का भी नहीं फील करा था और अभी के टाइम में भी युहाओ को वैसा ही काफी खतरनाक प्रेशर रिलीज हुआ महसूस होता है। और इसके साथ काफी खतरनाक और डरावना ऑरा मिंग्यू माउंटेन पर अपीयर होती है और इसके साथ मिंग्यू माउंटेन से काफी खतरनाक व्हाइट लाइट की बीम बाहर निकल कर आती है। और इस चीज को देखकर युहाओ कहता है आखिर वो क्या था। मुझे उस व्हाइट लाइट को देखकर कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा जैसे टाइम अपने आप ही फ्रीज हो गई है और कुछ सेकंड के लिए मैं भी फ्रीज हो गया था। और ये अटैक तो काफी ज्यादा ही तेजी में किया गया, मैं तो इसके ऊपर रिएक्ट भी कर नहीं पाया था आखिर ये किस तरीके का अटैक है। और देखकर ऐसा लगता है इस सिंगल अटैक की वजह से स्टार लो एम्पायर के काफी सारे लोग भी मर चुके हैं और जो लोग वहाँ पे मरे हैं उन सभी लोगों की कल्टीवेशन 50 लेवल से नीचे थी। और गाइस, अगर बात की जाए तो युहाओ ने ऐसा होगा ये कभी भी नहीं सोचा था
युहाओ तो यहाँ पे सिर्फ सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए ही आया, लेकिन अभी इंस्टेंटली एक ही अटैक की वजह से स्टार लो एम्पायर की पूरी सिचुएशन ही बदल गई थी। और इस चीज को देखकर युहाओ भी समझ गया था स्टार लो एम्पायर को दोबारा से सन मून एम्पायर ने बेवकूफ बना दिया है और उन लोगों ने स्टार लो एम्पायर के ऊपर दोबारा से ट्रिक कर दिया है। और गाइस पास्ट में जुआन जीवेन ने युहाओ को बताया था सन मून एम्पायर के नंबर 1 सोल इंजीनियर के बारे में, जो ऑलरेडी 80 साल का हो चुका है और उन्होंने 30 सालों से एक सोल टूल के ऊपर काम कर रहे हैं और उस सोल टूल से एक व्हाइट लाइट की बीम बाहर निकल कर आता है और ये वेपन काफी ज्यादा ही खतरनाक है और इस खतरनाक सोल टूल का नाम डेथ गेट है। और सन मून एम्पायर के लोग भी यही सोचते हैं, रियल में डेथ गेट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अभी के इस अटैक को देखकर युहाओ ये तो समझ गया था डेथ गेट रियलिटी में एग्जिस्ट करता। और आज जो डेथ गेट की पावर को रिलीज किया गया था, उस पावर को देखकर युहाओ भी काफी ज्यादा ही घबरा चुका था। उस डेथ गेट ने युहाओ की स्पिरिचुअल पावर तक को भी हिला दिया था। अगर युहाओ के पास डेस्टिनी की पावर नहीं होती तो शायद उसकी स्पिरिचुअल पावर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। लाइट ऑफ डेथ गेट सिर्फ एक नॉर्मल अटैक नहीं था, उस पावर के पास स्ट्रेंज टाइप की स्पिरिचुअल इंटेंट थी। और वही पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ जुआन जीवेन को ही डेथ गेट के बारे में थोड़ा सा अंदाजा था और उसके अलावा कोई भी पर्सन ये नहीं जानता था कि डेथ गेट आखिर कितना ज्यादा डेंजरस वेपन है। और इस टाइम में युहाओ तो काफी ज्यादा ही दूर था, लेकिन तब भी डेथ गेट ने युहाओ की हालत काफी ज्यादा ही खराब कर दी होती है। और अभी के टाइम में स्टार लो एम्पायर पूरी तरीके से सीज हो गई थी और अब स्टार लो एम्पायर से कोई भी लोग और ज्यादा आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। और इस चीज को देखकर युहाओ भी गेस कर सकता था स्टार लो एम्पायर अभी कितना ज्यादा डेंस में होकर गुजरने वाला है। सिर्फ एक ही अटैक की वजह से 2000 से भी ज्यादा सोल सेज यानी लेवल 50 के सोल मास्टर सिर्फ एक ही अटैक से मारे गए थे। वो लोग तो अटैक को ब्लॉक भी कर नहीं पाए थे। और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है वो लोग कितने ही ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट थे, लेकिन फिर भी सच तो यही है कि वो सभी लोग मिलकर भी डेथ गेट अटैक को रोक नहीं पाए थे। और गाइस अभी युहाओ के पास भी कॉन्फिडेंट नहीं था वो भी डेथ गेट के अटैक को रोक पाएगा या नहीं। और वैसे भी अभी सन मून एम्पायर को होली स्पिरिट कल्ट के द्वारा सपोर्ट किया गया था और उससे भी बढ़कर अभी सन मून एम्पायर के पास काफी खतरनाक सोल मास्टर्स भी आ गए थे। और इस चीज को देखकर तो युहाओ को भी इतना तो समझ आ गया था कि अब वो और ज्यादा यहाँ पर सोल्जर बन के नहीं रुक सकता है। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है युहाओ को यहाँ पे दाई लोली को कल्टीवेशन करवाने में मदद करने से कितनी ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन अभी के इस अटैक डेथ गेट से कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए युहाओ को और भी काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनना बाकी था। और अगर वो यहाँ पर आर्मी कैंप में ज्यादा देर सोल्जर बनकर रुकता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन नहीं पाएगा। इसीलिए अभी युहाओ के दिमाग में सिर्फ श्रेक एकेडमी में लौटने के बारे में ही चल रहा था और वो अभी तुरंत ही श्रेक एकेडमी में ही लौटना चाहता था और वो जितना हो सके उतना जल्दी श्रेक एकेडमी में जाकर इस बारे में बताने के बारे में सोच रहा। इसलिए वो वहां से जाने से पहले एक और बार उसी मिंग्यू माउंटेन की तरफ देखता है जहां से डेथ गेट अटैक को रिलीज किया गया था और उस डायरेक्शन में देखने के साथ ही ये तुरंत ही वहां से काफी तेजी के साथ ईस्ट की तरफ जाने लगता है। और अब युहाओ को वहां पे रुककर ज्यादा देखने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि अब ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था आखिर कौन इस बैटल को जीता है। इसीलिए अभी के लिए युहाओ सिर्फ जल्दी से श्रेक एकेडमी में ही लौट सकता था और वो श्रेक एकेडमी में लौटकर सभी चीजों के बारे में ही सोच सकता था और वो एकेडमी को ही इस चीज के ऊपर डिसीजन छोड़ सकता था। और गाइस इस टाइम में युहाओ इतना ज्यादा सीरियस हो गया था वो कैंप में भी लौटने के बारे में नहीं सोचता है क्योंकि वो कैंप में लौटकर किसी को भी कुछ भी इस बारे में बताना नहीं चाहता था और ना ही वो दाई लोली और शुयून को इस बारे में ही बताना चाहता था क्योंकि अब युहाओ के लिए हर एक सेकंड और हर एक मिनट काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो चुका था। और गाइस युहाओ एम्पायर के मिलिट्री कैंप को क्रॉस करने के साथ ही ये तुरंत ही रेडियंट सिटी पहुंचता है और वो वहां से और भी तेजी में श्रेक एकेडमी की तरफ जाने लगता है। और गाइस इसी के साथ हमें स्टार लो एम्पायर के कमांडर कैंप को दिखाया जाता है जहां पर व्हाइट टाइगर ड्यूक का मूड अभी काफी ज्यादा ही बुरा दिखाई दे रहा था और देखकर ऐसा लग रहा था वो काफी ज्यादा ही नाराज है। और अभी के टाइम में व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास में ही प्रिंसेस जुईजुई खड़ी थी। और अगर हम लोग वॉर की बात करें तो दोनों ही साइड की तरफ से ऑलरेडी वॉर खत्म हो चुका था और इस वार में स्टार लो एम्पायर ने डायरेक्टली 2000 सोल मास्टर को खो चुके थे, जबकि इस तरफ सन मून एम्पायर ने अभी तक एक भी लोग को नहीं खोया था। और हमें प्रिंसेस जुईजुई को दिखाया जाता है जो माफी मांगते हुए कहती है आज की हार मेरे ही वजह से हुई है और वो मैं ही थी जिसने ऐसा डिसीजन बनाया था और मेरे ही गलत डिसीजन की वजह से एम्पायर को इतना बड़ा लॉस हुआ है। इसलिए मार्शल आज से मैं आपकी ही सारी बातों को सुनूंगी और कोऑर्डिनेट भी करूंगी
जिस पर दाई हाओ कहता है, प्रिंसेस आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज की हार आपकी वजह से नहीं हुई है, ये कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था और इसमें मेरी भी गलती है। सन मून एम्पायर ने व्हाइट लाइट को मिंग्यू माउंटेन रेंज की तरफ अनलीश करा था और हमको तो ये तक पता नहीं था आखिर वो क्या था, लेकिन फिर भी मैं भी वो तो फील कर सकता था। इवन टाइटल डुलियो भी उसे रजिस्ट कर नहीं सकेगा। अभी के लिए हमारी प्रायोरिटी यही जानना है आखिर वो लाइट क्या थी जो कि सन मून एम्पायर ने अनलीश किया था। मैंने ऑलरेडी हेवनली सोल एम्पायर को इस बारे में बता दिया और मैं वहाँ पे रीइंफोर्समेंट भी भेज चुका हूँ। और गाइस, अगर बात की जाए तो व्हाइट टाइगर ड्यूक का ओरिजिनल प्लान सन मून एम्पायर को उनसे पहले अटैक करने का था और वो सभी टाइटल डुलियो को बुलाकर सेम टाइम में सन मून एम्पायर के सोल टूल को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। लेकिन प्रिंसेस जुईजुई की इम्पेशन की वजह से ये अपॉर्चुनिटी जा चुका था और इसी के साथ हमें प्रिंसेस जुईजुई को दिखाया जाता है जो अपने पोजीशन में जाकर बैठती है और इस बारी उसे काफी ज्यादा ही बुरा फील भी हो रहा था। इसलिए वो तुरंत ही नील करते हुए कहती है, ड्यूक में गलत थी, वो मैं ही थी जिसकी वजह से एम्पायर को इतना सफर करना पड़ा। जिसे सुनकर दाई हाओ जल्दी से उसे खड़ा करते हुए कहता है, योर हाइनेस आखिर आपको ऐसा करने की क्या ही जरूरत है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें मेरी भी गलती है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सन मून एम्पायर के पास इतना ज्यादा खतरनाक सोल टूल भी हो सकता है। तो जुईजुई मना करते हुए कहती है, नहीं, अगर मैंने आपके ओरिजिनल प्लान को फॉलो करा होता तो आज हम हमारे गोल को अचीव कर ही लेते और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उस व्हाइट लाइट की बीम कितनी ही ज्यादा पावरफुल है। वो अटैक सिर्फ सर्टेन डिस्टेंस को ही कवर कर सकता। अगर मैं उस टाइम में जल्दबाजी नहीं करती तो आज इतना ज्यादा सफर करना ही नहीं पड़ता। इसलिए ड्यूक प्लीज आप हमारे एम्पायर को प्रोटेक्ट करिए। जुईजुई की इस बात को सुनकर दाई हाओ एक लंबी सांस के बाद कहते हैं, योर हाइनेस एम्पायर मेरा भी घर है और जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ मैं किसी भी घुसपैठी को अपने घर को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए आप यहाँ से चिंता करे बिना जा सकती हैं। दाई हाओ की इस बात को सुनकर प्रिंसेस जुईजुई सैड होकर वहाँ से चली जाती है, जबकि दाई हाओ किसी सोल्जर से कहता है, यहाँ पे जल्दी से दाई लोली को बुलाओ। तो एक सोल्जर भी दाई हाओ के इस बात को मान जाता है। और गाइस, अगर बात की जाए तो कुछ दिनों पहले ही दाई लोली दाई हाओ से मिलने के लिए आया और उस टाइम में दाई हाओ ने दाई योहेंग को दाई लोली का ख्याल रखने के लिए कहा था। और जब दाई हाओ ने वहाँ पर दाई लोली को देखा था तो वो काफी ज्यादा ही शॉक भी हो गया था, क्योंकि उस टाइम में पूरे सिटी के डिफेंस को काफी ज्यादा ही टाइट कर दिया गया था। लेकिन तब भी बिना किसी को पता चले दाई हाओ से मिलने के लिए दाई लोली वहाँ पे आ गया था। उसके बाद दाई लोली ने सभी चीजें जो भी वो जानता है उसके बारे में बताकर सभी को और भी शॉक कर दिया था। और गाइस, इसी के साथ वहाँ पे दाई योहेंग और दाई लोली साथ में आते हैं। वैसे तो दाई योहेंग दाई लोली को हेट नहीं करता था, लेकिन फिर भी दाई योहेंग दाई लोली से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखता था और ये तो जायज भी था क्योंकि उनका एक ही फादर था और उन दोनों की ही अलग अलग मदर्स थी। वैसे भी दाई योहेंग ने अपने ही ब्रदर दाई हुआबिन को भी अपोनेंट की तरह ही ट्रीट करा था। दाई हाओ के पास आने के बाद दाई लोली अपने फादर को मार्शल नेम से एड्रेस करता है और वो अपने फादर को फादर नाम से भी नहीं बुलाता है। और जब दाई हाओ देखता है दाई लोली ने स्मॉल टीम 1 लीडर के ड्रेस को पहना है तो वो दाई लोली से पूछता है, आखिर तुम सिटी के अंदर कैसे आ गए थे और क्या तुमने मिलिट्री को ज्वाइन करा है। तो दाई लोली भी नोट करते हुए कहता है, मैं टीम 1 के ग्रुप रिक्रूटर्स जो कि रिजर्व टीम लीजन से बिलोंग करता है और मैं प्राइवेट फर्स्ट क्लास में हूँ और हाँ, कोई भी ये नहीं जानता है कि मैं एक सोल मास्टर हूँ। और जब मैं रिक्रूट ट्रेनिंग कर रहा था तो तब मुझे बटालियन कमांडर ने प्रमोट करके उनका बॉडीगार्ड बना लिया था। और बात रही मैं कैसे सिटी के अंदर एंटर करा था तो मुझे डर है कि मैं आप सभी लोगों को इस बारे में नहीं बता पाऊंगा। जिस पर दाई हाओ कहता है, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें यहाँ पर पनिश करूंगा। तो दाई योहेंग जल्दी से कहता है, फादर क्या आपको नहीं लगता है कि दाई लोली ने जो इन्फॉर्मेशन ऑफर करा है वो काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट। जिस पर दाई हाओ नाराज होकर कहता है, आर्मी कैंप के अंदर कोई भी फैमिलीज नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स ही होते हैं। और अभी तुमने मुझे क्या बुलाया था। तो दाई योहेंग भी कहता है, मैं समझ गया मार्शल। फिर दाई हाओ दाई लोली के ऊपर फोकस करते हुए कहता है, लोली तुमने जो इन्फॉर्मेशन लाई थी वो वाकई में काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली है। अगर तुम्हें किसी एनिमी ने यूज करा होगा तो पूरा एम्पायर तुम्हारी वजह से मुसीबत में भी पड़ सकता है। इसीलिए तुम्हें अपनी सभी चीजों के साथ साथ ये भी बताना ही होगा कि तुमने सिटी में कैसे एंटर करा था। जब तुम मुझे इन सारी बातों के बारे में बताओगे तो ही मैं तुम्हें एक्यूरेटली जज कर पाऊंगा। अपने फादर की इस बात को सुनकर दाई लोली अभी भी हेजिटेट करता है और वो हेजिटेट करते हुए कहता है, मार्शल मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ।
जिसने भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन बताई है वो हमारा एनिमी बिल्कुल भी नहीं है और उसकी इन्फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से एक्यूरेट है। तो दाई हाओ भी गुस्से में कहता है तो आखिर वो कौन है, जिस पर दाई लोली भी जवाब देते हुए कहता है वो मेरे मास्टर है। दाई लोली की इस बात को सुनकर दाई हाओ थोड़ा सा हैरान होकर कहता है मास्टर, आखिर कब से तुम्हारे पास मास्टर आ गया। और गाइस दाई लोली भी ये बात तो अच्छी तरीके से जानता था कि उसके फादर जरूर ही उससे सभी चीज के बारे में पूछेंगे और तो और उसने भी युहाओं को इस बारे में ना बताने का वादा भी किया था। इसीलिए उसने ये सोच पहले ही बना लिया था वो कैसे अब बाहर निकलने वाला है और उसने इस टाइम में ये चालाकी किया होता है, वो एक ही बार में सभी चीजों के बारे में नहीं बताता है, वो सभी चीजें स्लोली स्लोली रिवील करता है जिससे कि व्हाइट टाइगर ड्यूक उसको ट्रस्ट करे। और गाइस इसी के साथ दाई लोली व्हाइट टाइगर ड्यूक को बताता है उन्हें मेरे मास्टर बने हुए लंबे समय भी नहीं हुआ है और उन्होंने ही मुझे मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें मेरे लिए यही सूटेबल लगा था। वो नॉर्मली हमेशा गायब ही रहते हैं और वो तभी अपीयर होते हैं जब वो मुझे सिखाना चाहते हैं और उन्होंने ही मुझे इन सारी इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए कहा था और इसी की वजह से मैं मैसेज को डिलीवर करने के लिए आया था। और बात रही मैं कैसे सिटी में एंटर करा था, तो मेरे मास्टर के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसकी वजह से वो किसी को भी इल्यूजन एबिलिटी को यूज करके गायब कर सकते हैं और इसी तरीके से मैं सिटी के अंदर आया था। दाई लोली की इन बातों के बारे में सुनकर दाई हाओ जल्दी से पूछता है क्या तुम्हारे मास्टर के पास स्पिरिचुअल टाइप की मार्शल सोल है। तो दाई लोली शॉक्ड होकर आपको ये कैसे पता चला, सिर्फ इल्यूजन एबिलिटी को यूज करने का मतलब तो ये नहीं है कि उसके पास स्पिरिचुअल टाइप मार्शल सोल ही हो। फिर दाई हाओ पूछता है क्या तुम्हारे मास्टर की हाइट 1 मीटर और 90 सेंटीमीटर के आसपास है। और गाइस जितना दाई लोली दाई हाओ की बातों को सुनता था वो उतना ही ज्यादा शॉक होते ही जा रहा था और दाई लोली की इस हैरानी को देखकर दाई हाओ भी पहचान लेता है वो पर्सन आखिर कौन है। इसलिए वो कहता है मैं भी उस पर्सन से एक बार मिल चुका हूँ और अगर उसने तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में बताया है तो यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं है। अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि उसने तुम्हें कैसे अपना डिसाइपल बना लिया और उसने तुम्हें अभी क्या क्या सिखाया है। तो दाई लोली भी जवाब देते हुए कहता है मैं उससे पहली बार ड्यूक मैंशन के बाहर मिला और तब मैं अकेले था और मैं ट्रेनिंग कर रहा था और उस टाइम में उसने एक मास्क को पहना था, इसलिए मैं उसे उस टाइम में पहचान नहीं पाया था। स्टार्टिंग में मुझे उसने मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन उसने मुझे देखने के साथ ही सडनली अटैक कर दिया था। मैंने उसके अटैक से बचने के लिए पूरी कोशिश करी थी लेकिन मैं उसके अटैक से बच नहीं पाया। उसने बिना मार्शल सोल को यूज करे मुझे काफी बुरी तरीके से पीटा था। उसने मुझे तब तक मारा था जब तक मेरी पूरी सोल पावर और एनर्जी खत्म ना हो गई हो और उस दिन के बाद वो ऐसे ही हमेशा आता था और वो मुझे काफी बुरी तरीके से मारते ही जाता था और उन दिनों में मुझे उसकी वजह से सुसाइड करने की भी फीलिंग्स जागी थी। तो दाई हाओ कहता है वो हमेशा तुम्हें मारता था तो आखिर वो तुम्हारे मास्टर कैसे बना। और गाइस अभी जिस तरीके से दाई योहेंग दाई लोली को देख रहा और फिर दाई लोली दाई हाओ की बातों में हंसते हुए कहता है हाँ वो मुझे हमेशा मारते थे लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी एबिलिटीज बढ़ाने में काफी ज्यादा ही मदद करी थी। फादर अब मैं लेवल 40 पर पहुंच चुका हूँ इसलिए अब मैं जल्दी से सोल सेज बन जाऊंगा। और गाइस दाई लोली के लेवल 40 वाली बात सुनकर दाई हाओ काफी ज्यादा ही खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था दाई लोली ऐसा भी कर पाएगा, क्योंकि उसकी म्यूटेटेड मार्शल सोल की वजह से वो जितना भी ज्यादा हार्ड कल्टीवेशन करता था वो दाई योहेंग और दाई हुआबिन से काफी ज्यादा ही स्लो प्रोग्रेस करता था। इसी की वजह से वो श्रेक एकेडमी में भी एंटर कर नहीं पाया और अभी कुछ ही महीने पहले तो वो सिर्फ लेवल 30 पर ही था लेकिन कुछ ही महीने में वो लेवल 40 पर ब्रेक थ्रू कर चुका है और ये चीजें तो दाई योहेंग और दाई हुआबिन भी नहीं कर सके थे। और गाइस उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में सोचते हुए दाई हाओ मन में कहता है मैं उस मिस्टीरियस पर्सन का काफी ज्यादा ही ग्रेटफुल हूँ, उसने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे कॉमरेड्स के भी जान को बचाया है। फिर दाई हाओ कहता है आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इतनी ज्यादा कैसे बढ़ी, क्या ये सब तुम्हारे मास्टर ने ही किया है। तो दाई लोली भी हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं, मेरे मास्टर ने मुझे ये कहा था कि जबकि मेरी मार्शल सोल म्यूटेटेड है तो ये उतना ज्यादा भी बुरा नहीं है। उन्होंने मुझे इसीलिए मारा था ताकि मेरी मार्शल सोल अवेक हो सके और उस टाइम में मुझे भी ये पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो गया और कैसे मेरी सोल पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन बाद में मुझे पता चला था कि मेरी मार्शल सोल इवॉल्व कर गई है। दाई लोली की इस बात को सुनकर दाई हाओ और दाई योहेंग दोनों ही काफी ज्यादा ही शॉक्ड होते हैं क्योंकि मार्शल सोल इवॉल्व होना काफी ज्यादा ही रेयर होते हैं। सिर्फ 1 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक ही लोग मार्शल सोल को इवॉल्व कर पाते हैं। फिर दाई हाओ दाई लोली को मार्शल सोल रिलीज करने के लिए कहता है
जिसे सुनकर दाई लोली भी मानते हुए एक काफी बड़े ब्लडी टाइगर को समन करता है। और फिर दाई लोली कहता है कि मेरी मार्शल सोल को ब्लड टाइगर कहा जाता है, और कभी कभी तो मैं वज्रा मोड में भी एंटर कर सकता हूँ, और मैं वज्रा मोड में एंटर करने के बाद भी मैं शांत रह सकता हूँ। जिस पर दाई योहेंग कहता है, ये तो मुझे मत बताना तुम्हारी एवोल्यूशन के बाद तुम्हें ये स्किल मिला है, क्योंकि ये स्किल तो सिर्फ सोल बीस्ट के पास ही होती। दाई योहेंग की इस बात को सुनकर दाई लोली कहता है, आखिर ऐसा आपको किसने कहा ओल्डर ब्रदर? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने श्रेक एकेडमी से ग्रेजुएट करा है। मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि मेरी मार्शल सोल बॉडी टाइप की मार्शल सोल है, इसलिए मेरी मार्शल सोल बॉडी सेक्ट से भी काफी ज्यादा ही सिमिलर है, इसीलिए ही मैं वज्रा मोड में एंटर कर सकता हूँ। बॉडी टाइप की मार्शल सोल का सुनने के साथ ही दाई हाओ काफी ज्यादा ही खुश होता है। फिर दाई हाओ खुश होते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल ये सेकंड अवेकनिंग ही है, और ऐसा ही बॉडी सेक्ट के अंदर भी होता है। अब जल्दी बताओ कि तुम्हारे मास्टर कहाँ पे है? तो दाई लोली भी सिर को हिलाते हुए कहता है, क्या आपको मैंने पहले नहीं बताया था कि वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, सिर्फ वही मुझे ढूंढ सकते हैं, मैं उन्हें ढूंढ नहीं सकता हूँ, और तो उन्होंने कभी भी अपने ट्रू अपीयरेंस को मुझे रिवील नहीं, लेकिन फिर भी मैं इतना तो कह सकता हूँ वो बुरे पर्सन नहीं है। जिस पर दाई हाओ भी कहता है, हाँ बिल्कुल वो बुरे पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी उस पर्सन से पहले भी मिल चुका हूँ, और शायद उसने ही मेरी 2 बार मदद की है, और उन्होंने ही मेरी 2 बार जान बचाई है, और अब इस बात से हैरानी नहीं होती है कि वो तुम्हारे टीचर है, शायद उसने मुझे तुम्हारी वजह से ही बचाया होगा। सिर्फ वो मिस्टीरियस ही नहीं है बल्कि वो काफी ज्यादा ही पावरफुल भी है। अगर तुम दोबारा से तुम्हारे टीचर से मिलो तो तुम मुझे इस बारे में जरूर बताना, मैं भी उनसे फेस टू फेस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दाई हाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली शॉक्ड होकर कहता है, उन्होंने आपकी 2 बार जान बचाई है। और गाइस अगर बात की जाए तो दाई लोली को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके ओल्डर ब्रदर उसके फादर की जान बचाने के लिए काबिल भी है, इसलिए वो अपने मन में कहता है, ओल्डर ब्रदर आखिर आप ऐसे क्यों हो, आखिर क्यों आप फादर से रियूनाइट नहीं करते हैं? और गाइस अगर बात की जाए तो ये तो नेचुरल बात है कि युहाओ काफी पावरफुल होने के बाद ही दाई हाओ से रियूनाइट करेगा। और फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि अब फाइनली श्रेक एकेडमी पहुंच चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, लेकिन अगले पार्ट में आप देखने वाले हो तांग वुटोंग की एंट्री को, और इसलिए अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो में 4000 लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।